Hello dear students, welcome to lecture number 13 on permutations and combinations। बच्चों लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने परमुटेशन का एक बेसिक आइडिया पूरा कर लिया था और आप लोगों का जो मॉड्यूल या शीट है उसमें ए सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब जो बी सेक्शन है उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से एक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप और दूसरा है सर्कुलर परमुटेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप या ग्रुपिंग दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में अगर आज हम इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिए तो कल की क्लास में हम लोग सर्कुलर परमुटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहां पर कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से हमारा क्या मतलब है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स और ग्रुपिंग, ग्रुप्स और ग्रुपिंग मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी तक जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं उन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही टॉपिक है। और जे मेन या एडवांस में इस टॉपिक के आगे जो सर्कुलर परमुटेशन है उसको करने के बाद अगर आपने बाकी टॉपिक्स पे कम ध्यान भी दिया तो भी चलता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके आज तक पूछे गए हैं ना मेन में भी और एडवांस में भी, वो सब सर्कुलर परमुटेशन तक कवर हो जाते हैं। मतलब इसके आगे भी हम लोग ऐसे तो 8-10 लेक्चर और लेंगे परमुटेशन पे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कल जो आएगा सर्कुलर परमुटेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे कि आप सारे पीवाईक्यू इजीली सोल्व कर लो। ठीक है, मतलब कल की क्लास के बाद आप सीधा सीधा एक्सरसाइज 3 सोल्व कर सकते हो और उसमें आप देखना कि सारे कंसेप्ट हमारे कवर अप हो चुके हैं। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे आप कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। मतलब हमने इतने सारे केसेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लगभग ऐसा लगता है कि मतलब जितनी चीजें दुनिया में होती हैं वो तो सब कवर कर ली हमने, तो फिर इसमें नया क्या है। तो कोई बता सकते हैं क्या सीखने वाले हैं हम, ऐसा कौन सा मतलब कार्यक्रम बचा हुआ है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया होगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पर कोई एक बताओ कि ऐसा कौन सा केस है जो हमने कवर नहीं किया। देखो मैं शुरुआत से समझा के चलता हूं आपको कि हमने अभी तक क्या क्या किया। ग्रुपिंग में भी पूरी तरीके से सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे। हम लोग ग्रुपिंग जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की भी सीखेंगे, वो आई थिंक थर्ड या सेकेंड लास्ट लेक्चर में जाके आएगा। ठीक, लेकिन यहां पर हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, distribution of distinct objects among persons, among persons या जिसको भी बांटना हो, among persons by forming the groups, by forming the groups। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 मिनट कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा मामला कि एक्चुअली नया क्या है इसमें। देखो अगर मान लो मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम नया क्या आएगा इसमें। 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और मुझे वो ये जैसे 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं या 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और मुझे उनसे 5 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब इन 5 डिजिट्स को मैंने 5 बॉक्सेस में डालना है, यही मतलब हुआ ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आप सबको पता है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 फैक्टोरियल तरीके से। या ऐसे समझो कि जैसे 5 डिफरेंट टॉयज है मेरे पास, T1 T2 T3 T4 T5, और 5 बच्चों को बांटने हैं वो ABCDE को, और हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिले और सारे टॉय बढ़ जाए। तो मतलब क्या हुआ, एक पहला टॉय जो है वो 5 तरीके से दिया जा सकता है, दूसरा 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। मतलब टोटल जो उनको 5 बच्चों को 5 टॉय देने के तरीके हुए 5 फैक्टोरियल हुए कि नहीं हुए। अब इसमें एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो कि बच्चे 3 हैं लेकिन टॉयज 5 हैं,
बच्चे 3 हैं और टॉयज 5 हैं। अब 5 टॉयज को 3 बच्चों को बांटना है और हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिले। अब क्या करेंगे? सवाल लिख देता हूं, ध्यान से देखना है। 5 टॉयज हैं, 5 टॉयज, और ये मुझे राम श्याम गीता को बांटने हैं। राम श्याम गीता, 3 बंदे हैं, 3 बच्चे हैं, राम श्याम गीता नाम है उनका। ये 5 टॉयज इन तीनों बच्चों को बांटने हैं, सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 टॉय। सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स। अच्छा, ये टॉयज भी सब डिफरेंट है, 5 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट टॉयज, ये आइडेंटिकल नहीं है। डिस्टिंक्ट हम आइडेंटिकल वाले टॉय बाद में बांटेंगे, वो भी बांटेंगे राम श्याम गीता को, लेकिन आज पहले डिस्टिंक्ट बांटेंगे, फिर आइडेंटिकल बांटेंगे, फिर कुछ दिन बाद ऐसा भी करेंगे कि कुछ आइडेंटिकल कुछ डिस्टिंक्ट को बांटेंगे। ठीक, तो 5 डिफरेंट टॉयज हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम श्याम एंड गीता सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 टॉय। एटलीस्ट 1 टॉय, ये सवाल है। बताइए इस सवाल का आंसर आप कैसे करेंगे? ओके, देखो 5C3 कर रहे हैं आप, 5P3 कर रहे हैं। चलो पहले 5C3 वाले बच्चे कौन कौन है? 5C3 करने का पर्पज क्या है? 5P3 में भी 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपने जो किया 5C3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? 5 में से कोई भी 3 टॉय चुन लिया आपने, तो 5 में से 3 टॉय चुनने के तरीके 5C3 है, और जो 3 टॉय चुने उनको उन तीनों बच्चों में 3 फैक्टोरियल तरीके से बांट दिया। यानी कि आपने आंसर बोला 5P3, और मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन क्वेश्चन में अब एक माइनर सा चेंज है, ये सारे टॉय बटने हैं, समझे बात? टॉय भी सारे बटने हैं और हर बच्चे को कम से कम एक मिलना चाहिए। अब ये सवाल है, अभी आपने पहले क्या किया? आपने पहले 5 में से 3 टॉय चुने, मतलब 2 टॉय तो ऐसे रह गए जो अनयूज्ड है। समझे नहीं समझे? अरे 5 में से 3 ही चुने ना आपने, 5 में से 3 टॉयज ले लिया आपने, तो कोई से भी 3 आगे होंगे। मान लो T1 T2 T3 आ गए, और उन T1 T2 T3 को आपने राम श्याम गीता में 3 फैक्टोरियल तरीके से बांट दिया। लेकिन जो T4 और T5 नाम का टॉय था वो तो अभी रिमेनिंग रह गया ना। तो अब क्वेश्चन ये है, चेंज ये आया क्वेश्चन में कि हाँ भाई टॉय भी सारे बटने हैं। अब क्या करेंगे? थ्री इंटू Y3, दो टॉय बचे हैं और 3 बच्चों को बांटने हैं। तीन तरीके से दे सकते हैं। 3C2, फिर से इंटू 3C2, क्यों किया ऐसा? ठीक है, एग्री। मतलब देखो ऐसा हुआ कि जो T1 T2 T3 ये तो आपने ऑलरेडी बांट दिए हैं। अब आपके पास T4 और T5 नाम के टॉयज बचे हुए हैं, ठीक है, बटने ये भी हैं। तो इनके लिए मतलब क्या करूं मैं? अभी इन 3 को, अभी आप लोग बोल रहे 3C2 कर लो सर, ये 3C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मिनट एक एक करके बताओ ना। पहले 3C2 जो बोल रहे थे वो 3C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, और 3C2 करने का मतलब क्या है? हाँ बताओ। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 3 बच्चे थे आप पहले उन 3 में से 2 बच्चों को चुन लो, सही है, 2 बच्चे चुन लिए, और इसके बाद में इनटू 2 फैक्टोरियल तरीके से उनको टॉयज को दे दो, सही है। एक चाइल्ड को 2 टॉयज,
अच्छा, क्या आप मुझे अब यहां पर ये कहना चाह रहे हो कि आपने 3 में से जो 2 बच्चे चुने उनको 2 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि पहला टॉय देने के 2 तरीके, दूसरा तरीका एक ही है, लेकिन ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया भाई। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो जो 2 टॉय बचे वो राम को ही मिल जाए दोनों। भाई क्वेश्चन में तो कंडीशन केवल इतनी सी थी कि सारे टॉयज बंटने चाहिए और हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलना चाहिए। आपने हर बच्चे को एक टॉय तो पहले ही पकड़ा दिया, ये हो गया। अब बाकी 2 टॉय बचे और बच्चे हैं 3, तो 3C2 करके आपने क्या किया, 3 में से 2 बच्चों को चुना, 3 में से 2 बच्चों को चुना। लेकिन मैं ये बोलूं 2 को क्यों चुना, राम को दोनों दे दो ना, या श्याम को दोनों दे दो, या गीता को दोनों दे दो, या एक एक करके दो। वो वाली चीजें आप कहां इंक्लूड कर रहे हैं? आप तो केवल, आप तो मन में मान के चल रहे हैं कि हम तो एक को एक देंगे अभी और एक बच्चा रह जाएगा। यहां पर हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, जबकि जरूरत नहीं है 2 की भी। मैं ये बोल रहा हूं कि पहला टॉय जो बच गया T4 वो 3 तरीके से दिया जा सकता ना है, और दूसरा टॉय भी 3 तरीके से, तो इंटू 3 स्क्वायर क्यों ना कर ले सीधा सीधा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई आपके पास जो रिमेनिंग बचे वो 2 टॉय हैं और बच्चे खड़े सामने 3। पहले टॉय को 3 तरीके से दिया जा सकता है और दूसरे टॉय को भी 3 तरीके से दिया जा सकता है, तो 3 स्क्वायर करने में क्या बुराई है? उसमें क्या होगा, वो सारी चीजें आ गई। जब हो सकता है कि आपने उन टॉयज को अलग अलग बच्चों को दिया हो सकता है कि दोनों टॉय एक ही बच्चे के पास चले गए हो सकता है ना। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन की प्री कंडीशन थी कि सारे टॉय बंटने चाहिए और हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलना चाहिए, क्या वो कंप्लीट हो गई? हो गई ना, वही करना था हमें। तो ये 3 सेम नहीं आता ना, 3 स्क्वायर 9 हुआ, ये कितना हुआ 6। अब कौन सा करेंगे ऐड? हाँ वो 3 केस बनते हैं कि दोनों टॉय पहले को दे दिया तो दूसरे को दे दिया तो तीसरे को दे दिया, 3 केस और ऐड कर दो, बात तो ये सेम ही आ रहा है। लेकिन इसमें +3 और करना पड़ेगा, फिर समझ रहे ना। यहाँ तो आपने क्या किया, या तो जो 2 टॉय बचे एक एक बच्चे को एक एक दिया, या राम को तीनों दे दिए दोनों, या शाम को दोनों दिए, या तो गीता को दोनों दिए। तो इसका मतलब 1 2 3 3 केस और ऐड कर दो तो आंसर आया था आपका। अब देखो यहां पर डेटा जो है ना बहुत छोटा था, तो भी हमें इसमें 5 7 10 मिनट लग गई ना इस क्वेश्चन को कवर करने में। अभी मान लो स्थिति ऐसी हो कि 500 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, ठीक है, और हमें वो केवल 2 बच्चों को, पहले 2 बच्चों को ही बांटेंगे, 2 बच्चों को बांटने हैं 500 टॉयज, और इस तरीके से बांटने हैं कि एक को 300 टॉय मिले और एक को 200। तो क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे उसको? एक बच्चे को 300, सब डिस्टिंक्ट है। हाँ क्यों? एक को 300 दे दो, एक को 200 दे दो, बहुत बढ़िया। लेकिन उन 300 में कार नहीं थी जो इसको गीता को चाहिए थी। डिस्टिंक्ट टॉयज है सारे के सारे, तो कौन से 300 राम को देने हैं और कौन से 200 गीता को देने हैं, कैसे लगेगा पता? लड़ाई नहीं हो जाएगी? आप लोगों को तो क्या लग रहा है कि सब के सब जो है वो बारबी डॉल्स हैं, एक ही सेट के अंदर बनी है सारी सारी, 500 300 एक को दे दो, 200 एक को दे दो, बस हो गया काम। सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, 10 डिफरेंट, चलो 500 छोड़ो, 10 डिफरेंट टॉयज हैं, एक बच्चे को 6 और एक को 4 देने हैं। तो कौन से 6 किसको मिलेंगे ये तय कर, ये कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करोगे? सबके सब डिस्टिंक्ट हैं। मान लो 6 में एक वो था हल्क है और वो इसको रितेश को चाहिए था, लेकिन वो महेश के पास चला गया। समझे नहीं समझे? तो पहले एक फेयर सिलेक्शन करने का तरीका होना जरूरी है, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं इसमें कि एक बड़े डेटा को जिसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले उनको ग्रुप्स में कैसे बनाते हैं। मतलब पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 500 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, टॉयज थे, उनको मैं 2 ग्रुप्स में कितने तरीके से बना सकता हूं, 2 ग्रुप्स में, जबकि एक ग्रुप में 300 आए और दूसरे में 200 आए। पहले तो वो ग्रुपिंग करना सीखूंगा मैं।
जब वो ग्रुपिंग हो जाएगी, अब मान लो 2 बच्चों को बांटना है तो इंटू 2 फैक्टोरियल करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले ग्रुपिंग सीखनी है हमें। सवाल समझ में आया क्या करने वाले हम? ठीक है, तो अब देखो, हालांकि ये सवाल भी आसान ही था, पर इसमें भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ आज एक नया चीज सीखने को मिलेगी। और ये कोई नई थ्योरी नहीं है, मतलब केवल जो है, जो हमने अभी तक की थ्योरी पढ़ी है उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन है बस। वो सारे सवाल जो हमने जिस थ्योरी से किए ना, ये भी, इसके भी क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं सारे के सारे। क्योंकि देखो चीजें तो वही हो रही हैं, लेकिन क्या है कि केवल डेटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। सपोज वी हैव m प्लस एन, सपोज वी हैव m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सब डिस्टिंक्ट है, और मैंने m प्लस एन जानबूझ के लिखा हो 300 प्लस 200 के हिसाब से ध्यान में रखते हुए, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। जब m इज इक्वल टू n होगा तो उसको हम अलग तरीके से डील करेंगे, वो भी इसमें आने वाला है। तो सपोज वी हैव m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन the number of groups या ऐसे समझ लो कि the number of ways of forming two groups, 2 ग्रुप बनाने हमें, 2 ग्रुप्स containing m and n elements respectively, containing m and n elements respectively, मतलब एक में तो m एलिमेंट्स आए और एक में n एलिमेंट्स आए respectively। एज कितने होंगे, ये सवाल है। तो देखो आसान एकदम, m प्लस n cm, आंसर। मतलब समझे कि नहीं? नहीं ना? देखो m प्लस एन टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट आने चाहिए और एक में n ऑब्जेक्ट आने चाहिए। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबल वेज हैं 2 ग्रुप्स बनाने के, जिसमें एक में m एलिमेंट्स आए, एक में n आए। तो आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह m प्लस n ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो m ऑब्जेक्ट चूज कर लो। जैसे आपने m ऑब्जेक्ट चूज किए तो n वाला ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया। नहीं समझे? अभी देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 5 बच्चे हैं, मुझे उन 5 बच्चों में से 3 का एक ग्रुप बनाना है और 2 का एक। तो 5 में से 3 बच्चे में सिलेक्ट कर सकता हूँ 5C3 तरीके से, तो 2 वाला ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया ना, उसको अलग से बनाने की जरूरत क्या है मुझे? तो मुझे केवल 3 बच्चे छांटने थे। जैसे ही मेरे पास वो m ऑब्जेक्ट आए तो m प्लस एन में से m ऑब्जेक्ट में इतने तरीके सेलेक्ट कर सकता हूं, तो बाकी जो बच्चे n वो दूसरे में अपने आप ही पहुंच गए। यही आंसर है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, बना के नहीं बना दूसरा ग्रुप सेम ऑटोमेटिकली। जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं कि सपोज करो मेरे पास 5 टॉयज हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5, ये 5 टॉयज हैं, 5 टॉयज। द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 2 ग्रुप्स, 2 ही ग्रुप बनाने हैं मुझे इसके लिए, इसमें से 2 ग्रुप्स containing 3 and 2, containing 3 and 2 toys respectively, containing 3 and 2 toys respectively is equal to 5C3। 5 में से 3 टॉय आप कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही तरीके होंगे, क्योंकि 2 वाला तो ऑटोमेटिकली बन गया। तो 5C3 कितना हुआ देखियो, 10। बोलो एग्री कि नहीं? और अगर आपको ये पूछा गया होता कि इन हाउ मैनी वेज
we can distribute these 5 toys between Shweta and Vedika such that one child gets 3 toys and another child gets 2 toys. तो पहले हम क्या करते, ग्रुपिंग करते उन टॉयज की, वो 10 तरीके से की जा सकती है, ठीक है ना, 10 तरीके से, मतलब वो 10 अलग अलग ग्रुप बने। वो ग्रुप कौन कौन से बने पहले उसको समझो, ये फील करना बहुत जरूरी है। बस इसमें फिर इंटू 2 फैक्टर करना, क्योंकि एक ग्रुप एक के पास जाएगा, एक ग्रुप दूसरे के पास जाएगा, तो पहले ग्रुप के पास 2 चॉइस रहेंगे, दूसरे के पास 1 चॉइस रहेगी, ऐसा है। वो टॉयज कौन कौन से हैं देखो, ध्यान से देखना, T1 T2 T3, मान लो इधर आया तो यहाँ T4 T5, मान लो यहाँ पर T1 T2 T4 आया तो यहाँ पर T3 T5, T1 T2 T5 आया यहाँ पर T3 T4, सही है। यहाँ पर T1 T3 T5 आया, T4 आया चलो, तो यहाँ पर T2 T5, यहाँ पर T1 T3 T5 है, तो इधर कौन आएगा, T2 T4, बराबर है। T1 के साथ में T2 हो गया, T3 हो गया। अब T4 को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर T1 T4 और T5 है, ये तो नहीं लिया ना हमने अभी तक, हाँ, तो इधर कौन कौन आ जाएंगे, T2 एंड T3, और यहाँ पर बस मुझे लगता है कि इसके साथ में और तो कोई बचा नहीं है, अब T2 का नंबर आता है, तो T2 T3 T4 अभी तक नहीं लिया है हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 T5, और बना देते हैं इधर ही, इधर जगह नहीं है, तो मतलब समझिए ना कितने बन गए, 3 4 7 बन गए, 3 और बचे हैं अभी, देखो T2 T4 T5 देन विल टेक T3, समझे ना, तो टोटल इस टाइप के 10 ग्रुप्स बनेंगे। जो आपने ये 5C3 किया ये वो उन ग्रुप्स को बना रहा है, लेकिन इफेक्टिवली तो किसी टाइम पे एक ही ग्रुप होगा ना, मतलब एक ग्रुप मान लो ये हुआ, जो भी बना उतने ग्रुप्स आप बना सकते थे, उन टॉयज से उतने ग्रुप्स आप बना सकते थे, लेकिन अब आपको इन दोनों बच्चों को बांटने हैं, तो इसके पास 2 चॉइस है और इसके पास 1 चॉइस है, तो इंटू 2 फैक्टर कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, ये 10 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप इनको बांटना होगा तो एक टाइम पे तो एक ही ग्रुप बना होगा ना, वो ग्रुप आप बांट दो दोनों बच्चों को, तो 2 इंटू 1 यानी कि इंटू 2 फैक्टर। 3 बच्चों को बांट सकते क्या इनको, नहीं ना, क्योंकि ग्रुप ही 2 हैं, एक में 3 है और एक में 2 है एलिमेंट। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछो, मतलब क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिया क्या, करो करो, ये 10 के 10 बना लेना, बिल्कुल वैसे ही है, यस यस, हाँ, नहीं आपस में इंटरचेंज कहाँ होगा, इसमें तो 2 चीजें हैं, 2 लोगों को बांटने हैं। इंटरनल, अच्छा अभी किसी के मन में चल रहा है कि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता है कि नहीं, ये सही में मैटर करता है क्या यहाँ, अच्छा यही बोल रही है, क्योंकि इंटरनल क्या सेंस है यहाँ पर, तो 3 खिलौने हैं, एक ही बच्चा उसको मिल गए 3 खिलौने, उसमें इंटरनल अरेंजमेंट क्या रह गया, उसमें वर्ड्स बनाते थे, खिलौने से क्या बनाएगी, स्पीड से, ओके, तो अब ये जो ग्रुप्स आपने बना लिए हैं, इन ग्रुप्स को मतलब इफेक्टिवली 2 ग्रुप बने, लेकिन ये हमने निकाले नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते थे। नाउ दीज ग्रुप्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 persons, तो नंबर ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग these groups
बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू पर्सन्स इज इक्वल टू, तो m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, ये तो ग्रुप्स हो गए, और इंटू टू फैक्टोरियल कर दो। तो इतने तरीके से आप इनको दो पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर हो गया, जैसे हमने एक एग्जांपल भी अभी लिया था। अब इसका एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, साथ साथ लिखो फटाफट। तीन ग्रुप बनाने पड़ते, यस, पहले तीन ग्रुप बनते, अभी वही बनेंगे। ये समझो जो हमने लिखा है ना, ये यहां पर ये रिजल्ट वन है, रिजल्ट वन है। अब इसमें चेंज कर रहे हैं। सपोज वी हैव m प्लस एन प्लस पी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स and m is not equal to n is not equal to p, then the number of ways of forming three groups containing m comma n and p elements respectively is। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या चेंज आएगा भाई, इसमें क्या चेंज आएगा। अब आपको ये करना है कि जो m प्लस एन प्लस पी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो कि 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5, 4 और 2 के ग्रुप में बांटने हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, m प्लस एन यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इधर से लिखेंगे m प्लस एन प्लस पी में से m ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो। कर लिए, अभी आपके पास बचे n प्लस पी ऑब्जेक्ट्स, n प्लस पी में से आप n को सिलेक्ट कर लो, कितने तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो बच गए p बच गए, वो तीसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया, बना कि नहीं बना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या बनेगा, m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटाएंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस पी फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है, इनटू, अब n प्लस पी में लगाओ फॉर्मूला ही, तो n प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया है m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो ये हो गया तीन, अगर थ्री डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब कंटेनिंग डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इतने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया। नाउ इफ दीज ग्रुप्स has to distribute, if these groups has to distribute among three persons, then the number of ways, then the number of ways will be equal to, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है उसमें थ्री फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीन ग्रुप बने, तीन बंदों को बांटने हैं, है कि नहीं। तो m प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। ओके, जो तीन ग्रुप बने उन तीन ग्रुप्स को आपको तीन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटू थ्री फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब यहां पर एक सरप्राइजिंग काम आपके सामने आने वाला है, इसको नोट कर लो फटाफट और फिर सरप्राइज देखो। मिटा दूं ऊपर से, ये रिजल्ट 2 है,
ये जो हम कर रहे हैं इसको अनइक्वल डिवीजन भी बोलते हैं, अनइक्वल डिवीजन। देखो m प्लस एन प्लस पी टोटल थे, सबसे पहले उसमें से m कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया m प्लस एन प्लस पी सी एम। अब m निकल गए, अब बचे n प्लस पी, तो n प्लस पी में से n सेलेक्ट कर लो। अब बचे p, वो बना नहीं था तीसरा ग्रुप में, तो वो उतने ही चाहिए थे, तो तीसरा ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, मिटा दूं। अब इसमें एक बात ध्यान से समझो, रिजल्ट थ्री जो है वो कनेक्टेड है रिजल्ट वन के साथ में, इक्वल डिवीजन करना है अब हमें, इक्वल डिवीजन। देखो इक्वल डिवीजन से क्या मतलब है, अभी तक जैसे हमारे पास m प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे और हमें एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स रखने थे, दूसरे में n ऑब्जेक्ट्स रखने थे, और m और n इक्वल नहीं है। लेकिन मान लो कि मेरे पास 5 टॉयज ना हो के 4 टॉय होते, और मुझे उन दोनों चारों टॉयज को दो बच्चों को बांटना है, दोनों को दो दो टॉय देने हैं, मतलब अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मैं, उससे क्या लड़ाई होने की संभावना थी, तो अभी डिवीजन जो होगा इक्वल होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें इक्वल डिवीजन के केस में भी पहले ये देखना पड़ेगा ग्रुपिंग कितनी हो सकती है, ग्रुप बनाने आने चाहिए, और उसके बाद हम उसको इंटू 2 फैक्टर करके तो पक्का डिवाइड कर देंगे। तो अब सिंपल ये हो गया कि इफ m इज इक्वल टू n, यानी कि इफ m इज इक्वल टू n, पहला जो रिजल्ट था ना उसमें हम m प्लस एन ले रहे थे और वहां पर हमने m नॉट इक्वल टू n लिखा था, यानी कि अब m इक्वल टू n हो गया। इट मीन्स we have 2n distinct objects now, we have 2n distinct objects now। बोलो सब लोग एग्री करें इस बात से। अब हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट्स हैं 2n, और हमें इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स each containing n elements is equal to, देखो वहां पर फॉर्मूला क्या आया था, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और अभी m इक्वल टू n हो गया है, तो हम यहां पर क्या लिख रहे देखियो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि नहीं, मतलब ये तो फॉर्मूले में था नहीं, तो अगर ये कुछ अलग नहीं होता तो फिर इसको अलग से बताने की जरूरत भी नहीं होती। यहां पर आप सीधा सीधा 2n नहीं कर सकते, ठीक है। कई बच्चों के मन में ये आ रहा था, जैसे रितेश के मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि ये अलग से बताने की जरूरत क्या है सर को, मतलब m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिख दिया है, अब m इक्वल टू n लिखना है, तो उसी फॉर्मूले में तो चेंज करना है सिंपल, कि 2n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n हो गए बराबर, तो ये 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया, अभी ये तो नहीं है फॉर्मूले में। अब देखो ये क्यों डिवाइड करना पड़ता है, उसके लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जितनी बार भी इक्वल डिवीजन होगा, जैसे 2 बार इक्वल डिवीजन हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, अगर 3 इक्वल डिवीजन होंगे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, अगर 4 इक्वल डिवीजन होंगे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तब जाके आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। ऐसा हो क्यों रहा है देखो, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि ये T1, T2,
T3 और T4, ये 4 टॉयज हैं और मुझे इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ईच ग्रुप कंटेनिंग 2 टॉयज, बराबर। एक ग्रुप में 2 टॉय आने चाहिए तभी तो इक्वल डिवीजन होगा। तो देखो ये तो टॉय हो गए मेरे पास, मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। मैंने एक तरफ T1 T2 रखा, एक तरफ मैंने T3 T4 रखा, यहां पर मैंने T1 T3 रखा, यहां पर मैंने T2 T4 रखा, यहां पर मैंने T1 T4 रखा, यहां पर मैंने T2 T3 रखा, यहां पर मैंने T2 T3 रखा, यहां पर मैंने T1 T4 रखा, यहां पर मैंने T2 T4 रखा, यहां पर मैंने T1 T3 रखा, यहां पर मैंने T3 T4 रखा और यहां पर मैंने T1 T2 रखा। समझ रहे? मतलब आपके हिसाब से वहां पर जो आंसर आना चाहिए था और यहाँ क्या आना चाहिए, 4C2 के हिसाब से आंसर 6 आता है। भाई अल्टीमेटली हम 4 टॉयज ले रहे हैं तो 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा था, भाई सर आप क्या करो, 4 में से 2 को चूज कर लो 4C2 तरीके से, दूसरा ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया। तो जब ये तो आपके हिसाब से आंसर है, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई इसको 2 फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा तब सही आंसर आएगा। तो देखो 4C2 तो 6 आया, ये तो तुम लोगों के माइंड में आने वाली बात है, और बाई 2 ये एक्चुअली सच्ची बात है जो होगा। अब देख लो ये रहा परमाणु उसका सामने, ये ग्रुप और ये ग्रुप एक ही है ना। आप लोग ये बोले ना कि भाई 2 ग्रुप बनाओ, तो वैद्य से पूछा कि दोनों ग्रुप कैसे बनाए, कि सर मैंने एक ग्रुप में T1 T2 को रखा, एक में T3 T4 को रख लिया है। यही बात वेदिका क्या बोले, सर मैंने एक ग्रुप में T3 T4 को रखा, एक में T1 T2 को रखा। ये 2 ग्रुप अलग है क्या? एक ही है ना, एक ही ग्रुप बनाना है ये तो। अच्छा ये जो सेकंड वाला बंदा है देखो, T1 T3 और T2 T4 वाला, ये और ये एक ही है ना, अलग थोड़ी है। और ये तो बीच में बच गई, ये भी एक ही है, देख लो। तो इफेक्टिवली ग्रुप तो 3 ही बने ना, 6 बने ही नहीं, तो हम वहां पर डबल आंसर दे रहे थे। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि केवल डिस्टिंक्ट वाले फॉर्मूला याद करके कि उसमें m इक्वल टू n रख लेंगे, वो गलत है। जितनी बार भी इक्वल डिवीजन होगा उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। आप चाहो तो एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 6 टॉयज को लेके, 6 टॉयज को लेके आप 3-3 में डिवाइड करो। आपके हिसाब से 6C3 आंसर होना चाहिए जो कि 20 आता है, 6C3 जो है 20 आता है। तो आप 20 ग्रुपिंग बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि इफेक्टिवली कितने हैं, समझ गए? तो जितनी बार आप इक्वल डिवीजन करेंगे उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। याद रहेगी बात? अभी क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इसलिए हमने यहां पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब इसके बाद का रिजल्ट है, जैसे m प्लस n प्लस p लिए थे, अब वहां भी अगर मान लो इक्वल हो गए तो 3n ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3n ऑब्जेक्ट्स। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर लिखता हूं उसको भी। रिजल्ट 4 जो है वो रिजल्ट 2 का कंसिक्वेंस है। ओके, तो रिजल्ट 4 में लिखेंगे अगेन वही इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन इफ m इक्वल टू n इक्वल टू p। अगर m इक्वल टू n इक्वल टू p है देन इट मीन्स वी हैव 3n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नाउ। लिखो, it means we have 3n distinct objects now. We have 3n distinct objects now. So number of groups each containing n elements, number of groups each containing n elements will be equal to 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब, मतलब n फैक्टोरियल 3 बार लिखे वो एक ही बात होगी, तो n फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
अब इसके जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं हम। जनरल रिजल्ट देखो, रिजल्ट 5 करके लिख लो, ये तो मिटा दू ना, रिजल्ट 5, बस उसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं, ये टॉपिक समाप्त। ग्रुपिंग का क्वेश्चन बचे। और आज आप लोग डीपीपी 5 अटेम्प्ट करेंगे पूरी, उसमें अगर एक आध क्वेश्चन सर्कुलर परमुटेशन का हो तो उसको छोड़ देना, बाकी सारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिजल्ट 5 क्या है, जनरल रिजल्ट 5। if we have m into n distinct objects, m into n distinct objects, and we wish to distribute them, and we wish to divide them, ऐसा लिख लो, we wish, ऐसा बुक वाली लैंग्वेज लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, मतलब जो समझ में आए वो लिखना चाहिए, है कि नहीं। we wish to divide them into m groups, m मतलब मैंगो, into m groups, each containing n objects, each containing m objects, n, each m ग्रुप बनाने हैं और हर एक में n रहेंगे, तभी तो m इंटू n टोटल होंगे। we wish to distribute them into m mango groups, each containing n elements। अभी समझ में आ गया। then number of groups is equal to, the number of groups is equal to mn factorial upon n factorial की पावर m into m factorial। m बार इक्वल डिवीजन हो ना, इसलिए m फैक्टोरियल से डिवाइड किया। m बार, जैसे 2 बार इक्वल डिवीजन तो 2 फैक्टोरियल से करते थे, 3 बार इक्वल डिवीजन हुआ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, m बार इक्वल डिवीजन हुआ तो m फैक्टोरियल से डिवाइड किया। समझ गए। अब लिखिए पहला सवाल, बस थ्योरी में इतना ही था इसकी, अब क्वेश्चन क्लियर हो जाते। लिखिए, in how many ways, in how many ways, in how many ways 10 toys, 10 toys, TOYS, can be distributed, can be distributed among Ram, Shyam and Geeta, RSG लिख लेना, R oblique S oblique G, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। among Ram, Shyam and Geeta, so that one child gets 2 toys, so that one child gets 2 toys, another child gets 3 toys, and one child gets 5 toys। मतलब 2, 3, 5 के ग्रुप में बनाना है, मतलब अनइक्वल डिवीजन है, समझ गए ना। तो देखो ध्यान देंगे, एक को तो 2 मिले, एक को 3, एक को 5, ऐसा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 10 को आपको 2, 3, 5 के ग्रुप में बांटना है पहले तो, 2, 3, 5 के, अनइक्वल डिवीजन है यहाँ तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, हुए कि नहीं हुए। या आप ऐसे भी कर सकते थे इसी बात को, और पहले 10 में से 2 को चूज कर लो, अब 8 बच गए, नहीं 8 बच गए, 8 में से 3 को चूज कर लो, 8 से 3, 5 का ग्रुप ऑटोमेटिकली बन गया। तो ये और ये एक ही बात है। अब ये जो ग्रुप बने, ये आपको 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, तो इंटू 3 फैक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे समझ में, ये हुए नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन उन 3 बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 12 different books, in which 12 different books can be tied up
कैन बी टाइड अप, TIED, टाइड अप इन 3 bundles, in 3 bundles containing, in 3 bundles containing 2, and the other 2 bundles containing 5 different books, and the other 2 bundles containing 5 different books. ठीक है, अब यहां पर किसी को बांटना नहीं है, ये केवल ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है कि भाई 5 डिफरेंट बुक्स हैं, आपको एक बंडल में 2 रखनी है, एक में 5 और एक में 5, यानी कि आप यहां इक्वल डिवीजन कर रहे हो, समझे बात? तो कितना आएगा आंसर देखियो, 12 फैक्टोरियल टोटल हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 2 बार इक्वल डिवीजन हुआ, तो जितनी बार इक्वल डिवीजन होगा उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, तो यहां पर एक 2 फैक्टोरियल और आएगा, समझिए? अगर यहां पर 4 4 4 के बनाते तो हम लिखते, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई 4 4 4 में डिवाइड करो इसको, तब आपका आंसर होता 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब 3 बार इक्वल डिवीजन हुआ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता, तब आंसर ये होता। जितनी बार इक्वल डिवीजन होगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक सवाल था मुझे मिल नहीं रहा, कहां डाल दिया पता नहीं। हाँ मिला मिल गया। हाँ हाँ शायद मिल गया। NC2 वाला तरीका बोल रही है। अच्छा सेट वाला क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस में भी टाइम है। राजधानी एक्सप्रेस के लिए एक दिन एक वो आएगा आपका आगे चल के टॉपिक, लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसमें 3 तरीके से वो सेम क्वेश्चन किया जाएगा। उस दिन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना और बाकी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लेंगे 3 तरीके से। टिल देन कीप वॉचिंग। ओके लिखिए, नहीं ओके। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, find the number of ways in which, find the number of ways in which 30 जवान, JAWAN जवान, आर्मी के जवान, सोल्जर लिख लो चलो। इन विच 30 जवान, जवान ये भी इंग्लिश का वर्ड है, JAWANS इंग्लिश में चलता है ये, ठीक है। 30 जवान कैन बी डिवाइडेड, can be divided into 3 equal groups, can be divided into 3 equal groups। दूसरा सवाल लिखिए, साथ में लिखेंगे। find the number of ways in which, find the number of ways in which 30 jawans, in which 30 jawans can be deputed, can be, in which 30 jawans can be deputed equally on 3 borders, can be deputed equally on 3 borders। अब दोनों सवालों में समझ में आ रहा है अंतर क्या है? पहले वाले में क्या करना है, केवल ग्रुपिंग, अब दूसरे वाले में ग्रुपिंग के साथ साथ अरेंजमेंट भी है उनका, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले सवाल का आंसर तो आपका ये हो गया, देखो बेटा 30 जवान थे, उनको आपको 10-10 के 3 ग्रुप में बांटना था, तो तीनों बार इक्वल डिवीजन हुआ, तो पहले सवाल का आंसर आपका हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपके पहले सवाल का आंसर है। बोलो एग्री कि नहीं? ये पहले सवाल का आंसर। अभी तो आपने ग्रुपिंग की है कि कितने तरीके से आप 30 जवानों को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, ये तरीके है वो। अब आपको दूसरे सवाल में ये बोला गया कि आपने जो ग्रुपिंग की है, अब एक ग्रुप में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10 आ गए,
अब उन 10-10 के ग्रुप्स को आपको 3 अलग अलग बॉर्डर्स पे, बॉर्डर मतलब अलग अलग ही हो गया, वो बोलने वाली बात ही नहीं है, तो 3 बॉर्डर्स पे आपको डिप्यूट करना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आएगा, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये जानबूझ के बोला था मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आए दोनों में अंतर क्या होता है, कब 3 फैक्टोरियल करना है कब नहीं करना है। पहले यहां पर ग्रुपिंग हुई है, खाली ग्रुपिंग हो गई, लेकिन वो जहां है वहीं के वहीं है, अपनी छावनी में है वो भी, लेकिन अब उनको क्या बोला, अब जाओ भाई तुम ये 10 उस बॉर्डर पे जाएंगे, ये 10 उस बॉर्डर पे जाएंगे, ये 10 उस बॉर्डर पे जाएंगे, समझ गए। तो अब बॉर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल, समझ गए, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, भूख लगी है, तो अभी तो टाइम बचा है ना भाई, भूख लगी हो तो कुछ ही हो, सब पढ़ेंगे तो जरूर, क्लास करते करते खाते रहो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिफरेंट बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए 6 डिफरेंट बुक्स, 6 different books are to be distributed, 6 different books are to be distributed between Ram, Sham and Gita, between Ram, Sham and Gita if each child, if each child gets at least one book, if each child gets at least one book, हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिले, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबल ग्रुपिंग क्या क्या हो सकती है। तो 6 बुक्स हैं, 6 डिफरेंट बुक्स हैं, 6 डिफरेंट बुक्स हैं, और हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिलनी है। वो बुक तो बाद में बांटेंगे हम, पहले ग्रुपिंग देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को एक मिले, एक को 2 मिले, एक को 3 मिले, ये संभव है। या ऐसा हो सकता है एक को एक मिले, दूसरे को भी एक मिले, और एक को 4 मिले, ये भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 मिले। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही क्या कि सम टोटल 6 रहे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। यहां पर इस बात का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ये राम को मिला, ये शाम को, ये गीता को, केवल ये बताया गया कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बच्चे को एक, एक को 2, एक को 3 मिले, या एक को एक, एक को एक और एक को 4 मिले, और ऐसा हो सकता है कि तीनों को बराबर मिले, बराबर। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे इसमें। अगर पहली पॉसिबिलिटी को पकड़े तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन अनइक्वल डिवीजन है, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इतने ग्रुप्स बन सकते हैं। अब इन ग्रुप्स को हम बांट दे लड़कियों को, मतलब लड़कियों को नहीं, राम श्याम गीता को, तो इंटू 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, या और ये भी ग्रुप बन सकता है, तो इसमें क्या हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल। लेकिन यस यस, अब इक्वल डिवीजन हो गया 2 बार, तो यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल भी आएगा नीचे, इतनी बार डिवाइड करना पड़ेगा। या 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 बार इक्वल डिवीजन हुआ। तो ये है टोटल पॉसिबिलिटी ग्रुपिंग होने की। और जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसमें जब इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम श्याम एंड गीता, तो इंटू 3 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर, समझ गए। यही क्वेश्चन सेम आपके सामने नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा, और वो एक अलग रूप में आएगा। कैसे आएगा देखो, ये तो समझ में आ गया ना, आसानी है, ऐसे कुछ भारी भरकम काम नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा कि भाई लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, एक सेट ए में 6 एलिमेंट है, और एक सेट बी में पी क्यू आर 3 एलिमेंट है। ये राम श्याम गीता है और ये 6 बुक्स हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये बेटा ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका ही है जो हम लोग इसमें सीख रहे हैं।
लेकिन अभी मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, 12th में जब आएगा तब तक आप ये सवाल संभाल के रखना। उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि देखो ऑन टू फंक्शन यही होता है जो हमने यहाँ पर सीखा है, क्योंकि अभी तो फंक्शन ही नहीं पता क्या होता है, तो जब पता चल जाएगा तो ऑन टू भी चल जाएगा पता, लेकिन सवाल सेम है। कौन सा? वो तरीका सब जगह एप्लीकेबल नहीं रहता कि पहले बांट दे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है उस बारे में अभी सीखना थोड़ा और बाकी है ना, लेकिन वो तरीका गलत है। मतलब अगर आपको देखो, चलो कल तक के लिए तुम लोगों के लिए एक टास्क देता हूं मैं, अगर सोच के बता दिया तो, मतलब अभी कई बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि जैसे 6 डिफरेंट बुक्स हैं, उन 6 बुक्स में से आपने क्या किया, 6 में से 3 बुक्स चूज कर ली, 6C3 तरीके से चूज कर ली, और उन तीनों बुक्स को 3 बच्चों में 3 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर। अब बाकी की बची 3 बुक्स, 3 बुक बची ना, और उन 3 बुक में आपको 3 बच्चों को बांटनी है, तो हर बुक के लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल है, तो 3 की पावर 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये तरीका ही गलत है। अब इसमें कुछ केसेस रिपीट हो रहे हैं, वो सोचने हैं आपको कौन से हो रहे हैं, देखो कल तक अगर सोच पाए तो ठीक है। पर ये पूरी तरह, ये बात नोट में लिखो, ये बात कि भाई ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। रॉन्ग मतलब गलत रॉन्ग मतलब गलत, रोम या डोंग या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, रॉन्ग लिखा, WRONG, गलत मतलब गलत है, ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें कितने सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, वही सोचने आपको, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं कल तक कि कौन कौन से केस रिपीट हो गए, ठीक है। और इसकी शुरुआत आप लोग जो है मतलब 4 बुक से या 3 बुक से करना, 2 से करना, क्योंकि इक्वल डिवीजन करना है ना, तो 2 से करना, फिर 4 लेना बुक, तब तक समझ में आ जाएगा, फिर 6 तक आता है तो पक्का लग जाता पता है कि कहां गड़बड़ हो रखी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फॉर ए गेम, नहीं, फॉर ए गेम, फॉर ए गेम in which, for a game in which every pair has to play, every pair, player नहीं, pair, PAIR, every pair has to play with every other pair। मतलब क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, डबल वाला है कि नहीं, नहीं हैंडशेक तो बाद में हुआ था, with every other pair, full stop, 6 men are available, 6 men are available, find the number of games which can be played, find the number of games which can be played, find the number of games which can be played। क्वेश्चन समझ में आया? देखो 6 मैन अवेलेबल हैं, 6 मैन, और जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पेयर एक तरफ 2 रहते लोग, एक तरफ 2 रहते हैं, मतलब समझे ना, एवरी पेयर हैज टू प्ले विद अनदर पेयर, ये मीनिंग हुआ इसका। तो उस टूर्नामेंट में टोटल कितने गेम प्लेड किए जा सकते हैं? तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आप ये देखो पहले कि 6 लोगों को, यानी कि 6 पर्सन जो अवेलेबल हैं या 6 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनको आप 2-2 के ग्रुप में कितने तरीके से बांट सकते हो, यानी कि कितने ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि पेयरिंग करनी है तो 2-2 के डिवीजन करना पड़ेगा आपको, ये मेथड 1 है। मेथड 1, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब और इंटू 3 फैक्टोरियल, इतने ग्रुप्स पॉसिबल है बनाना, है नहीं है, इतने ग्रुप्स पॉसिबल है।
लेकिन इसने ये नहीं पूछा कितने ग्रुप्स पॉसिबल है, उसने पूछा मैच कितने हुए। अब मान लो कि एक टाइम पे एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, एंड एवरी पेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर। तो इसके इसके बीच में एक मैच होगा, इसके इसके बीच में एक मैच होगा और इसके इसके बीच में एक मैच होगा, यानी कि इंटू 3 अगर नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं तो। यहां 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। जब पहला पेयर P2 के साथ मैच कर रहा है तो वो P2 भी तो P1 के साथ कर रहा है ना, तो 3 फैक्टोरियल में जस्ट डबल आ जाता। मैच तो एक ही है, दो कैसे हुए? अगर P1 पेयर P2 पेयर के साथ खेल रहा है तो P2 भी तो P1 के साथ खेल रहा है ना, तो मैच तो एक ही हुआ ना वो। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 3 पेयर में मैच 3 ही पॉसिबल है, तो इंटू 3। तो जितने भी यहाँ पेयर बने हर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग 3 मैच पॉसिबल है, तो इंटू 3 इसलिए किया। आगे समझो गौरव, क्लियर है? अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये 6 पर्सन है, इनमें से आप 4 पर्सन चूज कर लो 6C4 तरीके से, और जो 4 चूज हुए उनको 2 पेयर में बांट दो, तीसरा ऑटोमेटिकली बन गया। नहीं समझे? 6 में से 4 लोगों को चुन लो कितने तरीके से और उनकी पेयरिंग कर लो। P3 क्यों करेंगे? सेलेक्ट करने बस। 6C3 क्यों? हाँ तो 6C2 और 6C4 एक ही बात है हालांकि, ठीक है। देखो चलो 6C2 कर लो, पहले क्या करो 6 में से 2 लोगों को चूज कर लो, इंटू 4C2 कर लो, बराबर है। बाकी तीसरा पेयर तो ऑटोमेटिकली बन गया। और 6 में से पहले 2 लोग चूज किए, फिर 4 में से 2 चूज किए, तीसरा पेयर अपने आप बनेगा। ये पहले पेयर बनाने की पॉसिबिलिटी, फिर दूसरा पेयर बनाया, तीसरा ऑटोमेटिकली बन गया, और 3 पेयर बनने के बाद मैच तो 3 ही होने हैं। तो नंबर ऑफ गेम्स पूछे थे, ये तो ग्रुप्स हुए, तो देखो सेम ही आ रहा है कि नहीं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो 6 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो पूरा ही लिख दिया, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, और इंटू 3 भी था यहाँ एक, नहीं लेकिन ये 6C2 4C2 गलत आएगा यार। 6 में से आप 4 लोग चुन लो ना, कितने तरीके से चुन सकते हैं? 6C4 तरीके से, तो ऑटोमेटिकली तीसरा बन जाता है पेयर। मतलब यहां ये मैटर नहीं कर रहा है कि 6C2 और 6C4 की वैल्यू सेम होती है, मैटर ये कर रहा है कि ये चीजें एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है, ये 6C4 में चीजें कवर हो गई ना ऑलरेडी, तो 6C4 में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा सीधा। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल सिंप्लीफाई करिए और इसको, तो इसका भी इतना ही आ रहा होगा फिर, ठीक है। 4C2 नहीं करना पड़ेगा यहाँ, 6C4 में ऑटोमेटिकली पेयरिंग हो जाती, ठीक है। आप चाहो तो इस मेथड को स्किप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, ग्रुपिंग से करो, वही सीख रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 45 ही आंसर है इसका, ठीक है। और 64 इंटू 3 करके भी वही आता 45 ही, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुपिंग सीखना था मेन मुद्दा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बस। लास्ट क्वेश्चन, एक 8 कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट मेक, 8 कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट मेक, MEKE, 8 कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट मेक, मतलब समझे ना, सब अलग अलग है वो कंप्यूटर, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 स्कूल, are to be distributed in 5 school. If each school gets at least 1 computer, if each school gets at least 1 computer,
ठीक है, 8 कंप्यूटर है, 5 स्कूल में बांटने हैं, हर स्कूल को कम से कम 1 कंप्यूटर मिलना चाहिए। तो बताओ इसका आंसर। ये भी वही ऑन टू फंक्शन है अलग ही, पर ग्रुपिंग करो। 8 को आप देखो कैसे बांट सकते हो, सबसे पहले एक एक 1 1 1 1 और बाकी 4 5 को दे दिए। हाँ सभी बांटने, ऑल कंप्यूटर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आध बचाना नहीं है भाई, ठीक है, जितने कंप्यूटर सब बांटने हैं। रितेश तू क्या करेगा बचा के, तेरे पास तो है ऑलरेडी कंप्यूटर। नहीं है तो भी वो स्कूल के लिए है, तेरे लिए नहीं है। चलो बांटो। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, एक को 1 दिया, फिर 1 दिया, फिर 1, फिर 2 और 3 कर लिया, ऐसा हो सकता है। एक को 2 एक को 3, और हाँ जितने बनेंगे बनाओ, ये आखिरी सवाल है। एक 1 1 2 2 2 और बताओ। हैं 5 ही तो लिखे फिर, ये 6 थोड़ी हुए। अच्छा अच्छा, और क्या केस बनता है, लिया ना 3 बार 2 2 1, और कोई केस बच रह गया, इतने ही है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो आंसर हुआ 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये इसकी वजह से हुआ, 4 इक्वल डिवीजन थे, और इंटू 4 फैक्टोरियल ये पहले से अवेलेबल है। या 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इक्वल डिवीजन की वजह से, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो पहले से ही है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का क्यूब तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ये ग्रुपिंग होने के बाद आपको इन ग्रुप्स को स्कूल में बांटना है 5 फैक्टोरियल तरीके से, स्कूल पांचों डिस्टिंक्ट है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फाइनली ग्रुपिंग सीख ली है, और कल का आप लोगों का जो होमवर्क है वो है डीपीपी नंबर 5 एंड सेक्शन बी में जितने भी ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब। कल की क्लास में हम लोग सर्कुलर परमुटेशन सीखेंगे। सर्कुलर परमुटेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तो बस सीखते रहिए, ऐसे खुश रहिए। थैंक यू।